हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है 1892 का भारत सरकार अधिनियम। पिछले अधिनियम आप पढ़ चुके होंगे ऐसा मुझे आशा है, क्योंकि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी 1873 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1861 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ पिछली 5-6 वीडियो में। क्लियर है। अब आगे की बारी है, उसके बाद हम ये ले चलेंगे 1909 का, 1919 का, 1935 का, फिर सीधे हम 1947 पे बात करेंगे, 1945 और 50 की बात। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कोई सवाल पूछना होता है तो कमेंट कर दिया करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो तो अब थोड़ी सी परिस्थिति समझते हैं। उस समय परिस्थितियां क्या हो गई थी। आपको याद होगा कि पहले चार्टर एक्ट हर 20 वर्ष बाद आ रहे थे, लेकिन 1853 के एक्ट में ये कह दिया गया कि अब चार्टर एक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों कि अब वो क्या होते हैं, चार्टर एक्ट मुख्यतः 20 वर्ष शासन व्यवस्था बढ़ाते थे। ठीक है, किसकी कंपनी को समाप्त कर दिया गया था 1853 में ही। लेकिन अब क्या हो रहा था कि अब ये बोला गया आप राजनीतिक मामले संभालिए और जब तक संसद चाहती है तब तक। लेकिन 1858 में ही क्या आ गया था, वायसराय को नामित कर दिया गया था प्रतिनिधि के तौर पर, और 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी आ चुका था, जो किससे रिलेटेड था, भारत में शांति व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और विकास से रिलेटेड। क्लियर है, उम्मीद आपने भी देख रखा होगा। 1861 के अधिनियम में क्या बोला गया था कि उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, यानी कैबिनेट शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, वायसराय कार्यकारिणी में 5 सदस्य की शुरुआत भी हो चुकी थी और यही बोला गया कि आगे आप न्यूनतम 6 कर सकते हैं और अधिकतम 12 कर सकते हैं। ठीक है, आपने ज़रूर देखा होगा, अगर देखा है तो ज़रूर पता होगा। क्लियर है, चलिए अगर नहीं देखा है तो आप देखिए पहले उसको, तब देखिए इसे। ठीक है, क्योंकि आप क्रम से जब पढ़ेंगे तो क्रम से हमें हमेशा समझ में आता है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो परिस्थितियाँ क्या हैं उनको थोड़ा सा नज़र में मारते हैं। ठीक है, चलो तो परिस्थितियाँ क्या है, केंद्रीय विधान परिषद यानी CLC, ठीक है, सेंटर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उसके बारे के बोला, इसके विस्तार की मांग किसके निर्वाचन के आधार पे, कि भाई केंद्रीय विधान परिषद जो है उसका जो विस्तार हो किसके आधार पे, निर्वाचन के आधार पे। अभी क्या हो रहा था, अप्रत्यक्ष हो रहा था, वो जिसको नामित करते वही कर देते थे। ठीक है, अपने लोगों में से चुन लेते थे, लेकिन कभी निर्वाचन नहीं कराया, तो उनका निर्वाचन कराइए भाई। ठीक है, लेकिन वो निर्वाचन के लिए राजी नहीं हो रहे थे। दूसरा बोला बजट पर चर्चा करने का अधिकार की मांग। भाई बजट जब 1861 में आ चुका है तो बजट पे हमारे लिए है ना, भारतीयों के लिए बजट है, तो भारतीयों को उस पर अधिकार देना चाहिए। किसका, चर्चा का। जब तुम्हारा बजट है तो तुम्हें इस पर प्रश्न पूछने का, उसको जानने का अधिकार तो मिलेगा, तो बजट पे प्रश्न करने का अधिकार। ठीक है, चलिए इसके लिए डिफरेंस सहमत नहीं था, और कार्यकारी जो सदस्य थे वो किसके प्रति उत्तरदायी थे, ब्रिटेन की क्राउन के प्रति उत्तरदायी। तो किस प्रकार क्या हुआ, सहमति नहीं मिली, डिफरेंस चाहता नहीं था, और वायसराय की कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी थी, क्राउन के। वो जो क्राउन कहेगा वही वो करेंगे। क्लियर है, इसलिए आप देख रहे होंगे डिफरेंस सहमत नहीं है, और कार्यकारिणी ब्रिटिश संसद क्राउन के प्रति उत्तरदायी, इसीलिए। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का विरोध। भाई जब निर्वाचन हुआ तो अप्रत्यक्ष हुआ, अप्रत्यक्ष यानी कि उसके कोई पता नहीं चल रहा कब क्या हो रहा है निर्वाचन में, निर्वाचन बस नाम के लिए। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का विरोध हुआ इस जगह। ठीक है, इन सब के बावजूद अब प्रावधान क्या किए गए 1892 में, तो भाई पहला आया संसदीय प्रणाली की शुरुआत, यानी संसद जो चालू हुई वो 1892 में हुई भारत में। ठीक है, 1892 में। ठीक है, उससे पहले 1861 में कैबिनेट की शुरुआत हो चुकी थी, यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी। क्लियर। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन परंतु मनोनयन के आधार पर। निर्वाचन तो हुआ, कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, लेकिन किस प्रकार हुआ, मनोनयन के आधार पे। मतलब नाम मात्र के लिए निर्वाचन हो रहा है। ठीक है, या तो मनोनयन करा लो या अप्रत्यक्ष करा लो, लेकिन चुनाव तो कराएंगे लेकिन मनोनयन के आधार पे, और वो भी कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। यानी इसका कोई भी फायदा भारतीयों को नहीं मिलने वाला था। अप्रत्यक्ष क्या होता है भाई, जिसको आपके सामने नहीं रखा जाए। ठीक है, जो जनता के द्वारा न हो वो होता है अप्रत्यक्ष, जो जनता के समक्ष नहीं है। और प्रत्यक्ष होता है जो जनता के समक्ष है, जनता के सामने है। क्लियर है। नेक्स्ट वन, वित्तीय मामले या बजट पर CLC के सदस्यों को प्रश्न पूछने, चर्चा करने का अधिकार। बजट जब आ रहा है तो उसके लिए केंद्रीय विधान परिषद के जो भी सदस्य हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस पर मत नहीं दे सकते। कोई भी अपना पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन मत नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे। यानी कि वोटिंग जब कराई जाए कौन सा सही है कौन सा गलत, उस पर आप वोटिंग नहीं कर सकते।
ठीक है, प्रश्न पूछो चाहे कितने भी। पूरक प्रश्न नहीं करने का अधिकार, आप कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे जो उससे रिलेटेड ना हो। ठीक है, कोई भी पूरक प्रश्न नहीं करेंगे, क्यों, जब, क्या, क्यों, कोई मतलब नहीं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या है क्या नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जो हो रहा है उस पर पूछ सकते हैं केवल। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए बात नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य हैं, उत्तर दें अथवा न दें उनके लिए भी उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, उनकी मर्जी है तो उत्तर देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य हैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, चलिए 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी प्रश्न करने के लिए। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं उसकी सूचना 6 दिन पहले आपको देनी होगी। कहने का मतलब किसी भी काम का नहीं था ये प्रावधान। ठीक है, पहले निर्वाचन कराएंगे, वो भी अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा वो भी मनोनयन होगा, तो इसका कोई फायदा नहीं मिला। दूसरा, प्रश्न कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो आप, लेकिन उसमें मत नहीं दे सकते, तो क्या फ़ायदा हुआ। प्रश्न करोगे उसका जवाब मिले या ना मिले तो ये भी बात नहीं है। कोई पूरक प्रश्न नहीं करोगे, प्रश्न करोगे 6 दिन पहले सूचना देनी होगी, उनकी मर्जी होगी तो आपको आज्ञा देंगे पूछने की, नहीं तो नहीं देंगे। क्लियर है, ये सब था। कहीं ना कहीं ये भारत की लाभकारी सिद्ध नहीं होने वाला था, अपने लिए ही था उनके लिए। ठीक है, एक तरह से भारतीयों को लुभावने का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।